हेलो बच्चों। तो हम लोग रोटेशनल मोशन की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट को सीख रहे थे और उसी को थोड़ा रिकैपिचुलेट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग किसी भी पार्टिकल का एंगुलर में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे बेटा, वो अबाउट ए पॉइंट बात कर रहे थे। अगर हम लोग ये कहे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, अगर वो एक्सिस उसी पॉइंट से पास कर रहा हो तो हम लोग बात करते हैं जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल का, उसके उस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो उस एक्सिस के एलांग है। ठीक है। यहाँ पे अगर देखते हैं बेटा, अगर सपोज करो कोई एंगुलर मोमेंटम दिया है एल, कोई एंगुलर मोमेंटम दिया है 4, कोई एंगुलर मोमेंटम दिया है 3 J कैप एंड 4 K कैप kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम दिया होगा। ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे, अगर ये एक्सिस, अगर ये किसी भी पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल स्पेस में, उसका इस 0 0 या ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर ये दिया हुआ है, अगर मुझसे पूछे बेटा, इसको एक्स एक्सिस ले ले, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्स एक्सिस, जैसे ही हमसे कोई पूछेगा कि एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ उसी पार्टिकल का, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0। अगर कोई हमसे पूछता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस बताओ, तो हम क्या बताएंगे बेटा, वाई एक्सिस जे वाले में ये बताएंगे 3 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी तरह अगर कोई जेड एक्सिस पूछेगा बेटा, एल जेड, तो हम लोग क्या बताएंगे, 4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि हमेशा एंगुलर, टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट ही एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एक्सिस बात करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंट के उस कंपोनेंट की बात करेंगे बेटा जो उस एक्सिस के एलांग हो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई भी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बेटा v वेलोसिटी से, और ये v क्या है बेटा, कांस्टेंट। कोई भी पार्टिकल p किसी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करता है बेटा, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम, अगर यहाँ ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कहें या किसी भी पॉइंट के अलांग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, कांस्टेंट। देखते हैं कैसे कांस्टेंट होगा। जो एंगुलर मोमेंटम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो किसके बराबर होता है एम बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, एम बी आर परपेंडिकुलर के बराबर होता है। अब किसी भी पॉइंट से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक कांस्टेंट ही होगा। अगर इस लाइन का ही हमें क्या निकालना, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर है, अगर ओ के अबाउट देखते हैं तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और मास भी फिक्स है, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा फिक्स रहेगा। अगर डायरेक्शन की बात करें बेटा, तो ये क्या करेगा, इधर ही रोटेट कर रहा है, ये माइनस के का, ये भी हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है बेटा, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब आप लोग ये सोचो बेटा कि क्या स्ट्रेट लाइन
के अलावा स्ट्रेट पार्टिकल का मोशन जो स्ट्रेट लाइन में है उसके अलावा कोई और प्रकार का मोशन हो सकता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, किसी पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट रहे? क्या ऐसा कोई और तरह का मोशन है, हो सकता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट क्या रहे, कांस्टेंट रहे? ठीक है, आप लोग सोचो ऐसा मोशन पॉसिबल है या कौन सा ऐसा मोशन है जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है किसी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, सोच लिए आप लोग। तो कौन सा मोशन होता है? वो होता है सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल में एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। अब जैसे यहां पे देखते हैं, समझो अगर कोई पार्टिकल इस प्रकार के सर्कुलर मोशन में, कोई भी पार्टिकल है जो ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, किसी पॉइंट के अबाउट, जैसे ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट ओ डैश है, और कोई पार्टिकल यहीं पे है, पार्टिकल बना लेते हैं, ये पार्टिकल है, एम मास है, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है इसी पॉइंट के अबाउट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है इसी पॉइंट के अलाउंग, तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब ऐसे देखते हैं, एक एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ पे ए एक्सिस है बेटा जो यही सेंटर से पास कर रहा है, यानी एक्सिस ऑफ जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो सर्किल बना है उसी के सेंटर से पास कर रहा है। अगर इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट ओ डैश लेते हैं, कोई पॉइंट ओ डैश लेते हैं, तो अब इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डैश के बारे में सोचना है। सोचो बेटा कैसा होगा। अब यहां पे देखो, इस अगर ये पार्टिकल यहीं पे है, किसी स्टैंड पे पार्टिकल का पोजीशन ए है, और यहां से एक ऐसे बना दें, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पार्टिकल मास का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है। ठीक है, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे ही मोशन में है, यानी उस समय जैसे ही ये पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है बेटा, तो ये जो वेलोसिटी होगा इस पार्टिकल का ऐसे इनटू द प्लेन होगा, प्लेन के अंदर ही ऐसे जा रहा होगा, सर्किल ऐसे है तो प्लेन के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के एंगल के बारे में सोचो। अगर सपोज करो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे अगर पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है बेटा, और यहाँ पे कोई एक्सिस ऐसे है, और इसी के अबाउट ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये जो पार्टिकल इसी सर्किल पे ऐसे जा रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, इसके बीच का एंगल क्या होगा, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। वैसे भी देखो, और उसका जो चूंकि जो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा m, या ऐसे ले लेते हैं r क्रॉस p होता है, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं m r क्रॉस v भी सेम चीज है। तो अब देखो यहाँ पे तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। पहला वेक्टर जो रेडियस वेक्टर है और उससे वेलोसिटी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इसी सर्किल पे, अगर ये सर्किल है बेटा तो इन तीनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर तो यहाँ पे एक ऐसा होगा बेटा, तो हमारा एंगुलर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ये इसी रेडियस वाले पे ऐसे परपेंडिकुलर।
ये हमारा किसका डायरेक्शन होगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। किसके अबाउट बेटा, इस पॉइंट के अबाउट, यानी इसी सर्किल पे पूरा एंगुलर मोमेंटम ऐसे ऐसे, एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर होगा ऐसे ऐसे क्या करेगा, झूमेगा बेटा। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहेगा, पूरा सर्किल सर्किल पे होगा और उसी के अबाउट, उसी जहां जहां होगा सर्किल उसी पे क्या करेगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऐसे ऐसे क्या करेगा, झूमेगा। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं। अब यहां पे अगर जो एंगुलर मोमेंटम आएगा बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, एल। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, आर एम आर, वेक्टर आर, और क्या होगा, वी एम आर, या ऐसे लिख सकते हैं एम वी। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम ए होगा वो किसके बराबर होगा, आर एम वी साइन थीटा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये एंगल वेलोसिटी वेक्टर, अगर वेलोसिटी ये अंदर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो उनके बीच का डायरेक्शन 90 डिग्री है, तो यल किसके बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ यल किसके बराबर हो जाएगा, एम वी आर। और ये चाहे पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे रहे, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ऐसे देखो एक कोन फॉर्म कर रहा है बेटा, जब एक कोन फॉर्म कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका वी भी कांस्टेंट रहेगा, और मास ऑफ द पार्टिकल वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इस पॉइंट के मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, पॉइंट ओ के अबाउट क्या होगा, ओ डैश के अबाउट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इस एक्सिस पे बेटा कोई भी पॉइंट हो, अगर ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, इस वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो बेटा, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, इस पार्टिकल का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं, अगर यहाँ पे ए एंगल, इस एंगल को अगर अल्फा ले लेते हैं, इस एंगल को अल्फा ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर एक्सिस के अबाउट एक कंपोनेंट एल का ए होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ए होगा। अगर ये अल्फा है बेटा, ए भी क्या होगा, अगर ये अल्फा है तो ए भी क्या होगा, अल्फा होगा। यानी ए वाला अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, एल कास अल्फा, ये क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा। अगर इस यल के को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ दिए, एक क्या किया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तोड़े और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। अगर मान लो किसी भी टाइम अगर ये पार्टिकल मूव करके यहां आ जाता है, इसके जस्ट अपोजिट आ जाता, ठीक है, तो इसके लिए आर क्या होगा, इसके लिए आर क्या होगा बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर हो जाएगा। और वहां पे यहाँ पे भी क्या है, पार्टिकल अब क्या कर रहा है, ऐसे होके ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, डार्ट का पार्टिकल का जो डायरेक्शन डार्ट है, यानी ऐसे बाहर की तरफ अगर ऐसे मोशन करते हुए आया बेटा तो बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया पार्टिकल के। और उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, अगर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमारा कैसा होगा बेटा, ऐसे होगा, यही हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है। v का ऐसे डायरेक्शन है, एल का डायरेक्शन है, अगर इसको भी ऐसे तोड़े तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एल कास थीटा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक्सिस वाली बात किए थे कि जब भी हम लोग
एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम के उस कंपोनेंट की बात करेंगे जो इस एक्सिस के अलांग हो, यानी वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, पर इस ओ डैश पॉइंट के अबाउट यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का जो ए वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा आउटवर्ड है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया और ये कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। ये क्या करेगा? कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, यानी ओ के अबाउट तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है बेटा इस पार्टिकल का, लेकिन ओ डैश के अबाउट इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम है, बट इसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, क्योंकि ये वेक्टर ऐसे ही क्या कर रहा है? झूमेगा, तो ऐसे झूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा? कंटिन्यूअसली चेंज होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा पर मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही रहेगा। अब इसी चीज को लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पे पार्टिकल था, यहाँ पे पार्टिकल था, ठीक है, तो इसका यल कास थीटा इधर है, एल कास थीटा दोनों एक दूसरे को क्या कर दें? कैंसिल कर देंगे। इसी तरह अगर 4 पोजीशन ले लें, एक यहाँ पे भी ले लें, एक यहाँ पे भी, ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इसी तरह बहुत सारे पार्टिकल ले लेंगे। अगर मान लो एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं, एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं जिसका पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वाई एक्सिस क्या है? सिमेट्रिकल है। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जो यक्स, अगर एक कोई रिजिड बॉडी है तो जो इसका यक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बस वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। अगर हम लोग लिखें, ऐसे लिखते हैं, अगर हम लोग लिखें एल वाई यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस, तो कौन वाला कंपोनेंट बचा है? एल साइन अल्फा। एल साइन अल्फा बचा है। एल कितना है? एम भी आर साइन अल्फा, ठीक है। और ये क्या, अगर ये आर है बेटा और यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो आर साइन अल्फा कैपिटल आर लिख सकते हैं, तो यल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी कैपिटल आर। यानी अगर कोई एक सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी है बेटा तो वाई एक्सिस का ही कंपोनेंट बचेगा और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा इतना होगी, एम भी आर के बराबर होगी बेटा। अब इस चीज को समझते हैं। अगर यहाँ भी को क्या लिखे, अगर इस पार्टिकल का अगर मान लो ऐसे ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है पार्टिकल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यल वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस, यानी यल वाई एक्सिस लिखे, यानी वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो क्या हो जाता है? एम भी को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा आर और मल्टीप्लाई बाई आर, यानी एल वाई एक्सिस एम आर स्क्वायर ओमेगा लिख सकते हैं। अगर इस पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट जो आई क्या है बेटा? आई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? यल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई ओमेगा। ये हमेशा वैलिड होगा, बट अगर यहाँ पे वेक्टर चाहे तो लिख सकते हैं, अगर बॉडी हमारा क्या रहे? रिजिड बॉडी अगर सिमेट्रिकल रहे तो इसका वेक्टर फॉर्म सही हो जाएगा, यल वाई, ये वेक्टर फॉर्म यूज कर लेंगे। अगर बॉडी हमारा क्या रहे? सिमेट्रिकल रहे। अगर रिजिड बॉडी हमारा नॉन सिमेट्रिकल है, यानी ऐसे हाफ सर्किल ले लें या फिर सर्किल का एक टुकड़ा ले लें, कोई भी नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसके लिए ये वेक्टर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही फॉर्म उसके लिए जनरल केस के लिए वैलिड होगा। अच्छा, जो आई वाई इक्वल टू क्या लिखा? आई ओमेगा निकला है बेटा, ये क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस है, ठीक है।
यानी जिस एक्सिस के अलोंग आई है उसी एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, खुद से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सब अगर मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। यहीं पे एक पार्टिकल है, यहीं पे क्या एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये जो पार्टिकल है क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यानी इसी एक्सिस के अबाउट एक क्या है पार्टिकल, मास m का पार्टिकल है, वो क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ए पॉइंट ले लेते हैं, ए m मास का पार्टिकल है और ये इसका इसी v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड एंड in direction of magnitude and direction of angular momentum angular momentum magnitude and direction of angular momentum both क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन as shown इन फिगर में शो किया गया है। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। और पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डायरेक्शन बोथ दूसरा स्टेटमेंट, है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट
but direction continuously change। तीसरा है अबाउट ओ की बात कर रहे हैं बेटा, इस पॉइंट के अबाउट। तीसरा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ remain constant about y एक्सिस। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझ गए कि कोई भी पार्टिकल है जो m मास का है बेटा, और वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, और ये सर्किल दिखाया गया है ऐसे y एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्किल है। ठीक है, उस कंडीशन में ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इस पॉइंट O के अबाउट इस जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है अबाउट वाई एक्सिस, यानी इस वाई एक्सिस के अबाउट इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, तीनों सही है। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। खुद से कोशिश करना, क्योंकि इतना चीजें पहले बता दिए हैं, उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को बनाना है। और एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, जो पहले पीएमटी होता था उसमें भी आता था, नीट में भी 2-3 बार पूछा गया है, एडवांस में भी पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया, लगभग हर एग्जाम में एक कंसेप्ट पूछा जाता है। ठीक, आई होप आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन पहले इधर कर लेते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे क्वेश्चन को, इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर से फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। फिगर समझ लिया अच्छे से कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, और इसी के अलांग क्या कर रहा है पार्टिकल, क्या कर रहा है यूनिफॉर्म, और ये हमारा जेड एक्सिस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, सपोज करो अगर एक पार्टिकल यहाँ पे होता, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ए है, और दोनों के बीच में क्या ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, ये तो कोई स्पेसिफिक केस दिख रहा है। अब चूंकि ऐसे देखो कि ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा क्या एक्सिस है बेटा, और इसी के चारों तरफ ये जो हमारा रिंग टाइप बना रहे हैं हाथ से, इसी के अबाउट क्या कर रहा है हमारा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक कोन बनेगा। ऐसे देखो ये तो सामने से दिख रहा है, ऐसे क्या बनेगा, एक कोन बनेगा, ऐसे एक कोन बनेगा। ठीक है,
और यहाँ पे अगर ये क्या होगा, मान लो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इस इनटू द प्लेन, पार्टिकल का मोशन क्या है, ऐसे क्रॉस, यानी इनटू द प्लेन क्रॉस का मदद ले रहे हैं। वैसे भी देखो अगर ये सर्किल है और ऐसे है, ये हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये पेन है और ये वेलोसिटी वेक्टर इसके क्या परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कितना का एंगल बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया। और इस प्लेन के अंदर क्या हमारा सेकेंड वेक्टर है, यानी अगर एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो यल क्या होता है, यल होता है आर क्रॉस पी, या इसी को ऐसे लिख देते हैं एम आर क्रॉस वी। तो यहाँ पे देखो ये तीनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे देखो अगर ये हमारा क्या हो जाए, ऐसे मान लें कि हमारा x डायरेक्शन में क्या आ जाए, हमारा r वेक्टर आ जाए और v क्या वेक्टर क्या हो, y डायरेक्शन में हो, तो हमारा यल वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा बेटा, z डायरेक्शन में होगा। ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे अगर हमारा ये पहला वेक्टर है, अगर मानते पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आता है हमारा तीसरा वेक्टर, यानी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आता। अब यहाँ पे देखो पहला वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर इनटू द प्लेन है और तीसरा वेक्टर ये अंगूठा आ रहा है, यानी हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर होता है बेटा वो किस डायरेक्शन में आता, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमारा कुछ ऐसे आएगा। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमारा कुछ ऐसा आएगा बेटा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां बात करें मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है बेटा, अब यहां हम लोग अच्छे से समझ गए कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और अच्छे से समझो कि ये इनटू द प्लेन है वेलोसिटी वेक्टर, दोनों क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। तो यल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम आर वी साइन थीटा, यही होगा एम आर वी साइन थीटा। और साइन थीटा क्या है, ये 90 डिग्री है। तो यल किसके बराबर हो जाएगा, एम आर वी, ये क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें, यही क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही होगा ये सब। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, एम वी आर आ गया। और ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर देखो उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है, अगर एक कोन बन रहा है बेटा तो कोन ऐसे कोनिकल बनेगा, तो कहीं से भी देखेंगे तो ये पूरा मैग्नीट्यूड एक कांस्टेंट है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो v की वैल्यू कांस्टेंट है, मास भी है। तो यहाँ पे यल हमेशा क्या करेगा, ऐसे सर्किल पे मूव करेगा, पार्टिकल तो इस सर्किल पे मूव करेगा, लेकिन उसका जो वेक्टर होगा पर एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर इस सर्किल के परपेंडिकुलरली ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की तो बात। और यहाँ पे देखो अगर ए अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा ले लिए तो यहाँ पे देखो ये 90 माइनस अल्फा और ये क्या हो जाएगा अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा एल कास अल्फा, और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा एल साइन अल्फा, यही होगा। तो अगर पार्टिकल कुछ टाइम बाद अगर यहाँ आ जाएगी, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल कैसा कहाँ पे चला जाएगा, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे देखो ये आर वेक्टर हो गया और पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, यानी जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा यल वेक्टर, और वी वेक्टर कैसे होगा ऐसे डॉट होगा।
यानी बाहर की तरफ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे ऐसे बाहर निकलेगा बोर्ड से, इसी प्लेन में ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, लेकिन ये होगा, और ये क्या हो जाएगा एल कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा एल साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, यानी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इस यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है पर डायरेक्शनल कंटिन्यूअसली चेंजेस, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वाई एक्सिस पे देखो, अगर इस बात को हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऐसे दिए थे ना, एक 3J 4K कैप है, यानी अगर हमसे किसी भी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है, यानी वाई एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है बेटा, तो इस एंगुलर मोमेंटम का वही कंपोनेंट आएगा जो इस वाई एक्सिस के अबाउट हो, और वो हमेशा क्या है, एल साइन अल्फा है, यानी एल साइन अल्फा को ऐसे लिखें, एल वाई लिखें तो बेटा एल, एल कितना है एम एम बी आर साइन अल्फा, और ये आर साइन अल्फा किसके बराबर है बेटा, एक कैपिटल आर के बराबर, अगर रेडियस आर हो तो ये क्या हो जाएगा एम भी कैपिटल आर, और ये क्या वाई। तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, इसका डायरेक्शन भी हमेशा क्या वर्टिकल अपवर्ड है, एलॉन्ग द वाई एक्सिस है डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या है वो कांस्टेंट ही है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सेकेंड और थर्ड ऑप्शन क्या इस क्वेश्चन में करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा कि अबाउट विच पॉइंट, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे दे, क्या क्वेश्चन है, अबाउट विच पॉइंट नेट टार्क, अबाउट विच पॉइंट नेट टार्क on the particle net torque on the particle will be 0, यानी टाउ नेट किस पॉइंट के अबाउट 0 होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये पूछ लिया गया कि ऐसा कोई पॉइंट बताओ इस मोशन में, अगर ये ओ था, ऐसा कोई पॉइंट बताओ जिसके अबाउट पार्टिकल पे टार्क क्या हो, 0। ठीक है, तो मोशन कैसा था, अगर ये हमारा वाई एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है, मोशन कैसा था, मोशन ऐसे था। ठीक है, ये हमारा आर था और वी क्रॉस इसके। यहाँ पे ध्यान दो कि किस पॉइंट के अबाउट टार्क हमेशा 0 होगा पार्टिकल पे, अगर ये क्या है बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ कितना है एम वी स्क्वायर आर, अगर इसका रेडियस आर है बेटा तो एम वी स्क्वायर आर फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा कोई पॉइंट बताओ जहां से आर परपेंडिकुलर हो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये वही पॉइंट है ओ डैश, यानी ये पॉइंट क्या होगा, अगर ये पॉइंट ओ डैश है बेटा, तो इसी ओ डैश के अबाउट क्या हो जाएगा, टॉर्क हमेशा 0 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अबाउट अबाउट about center of the
सर्कुलर path of the particle net torque will be 0। यानी इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल पे किसी भी पोजीशन में पार्टिकल रहेगा उस पे नेट टॉर्क हमेशा 0 होगा। अगर बेटा एक क्वेश्चन और ले लें, छोटा सा पूछ ले, इज इट 0 अबाउट ओ, इज इट 0 अबाउट ओ, अबाउट ओ के बाद एलॉन्ग दी ओ डैश के अबाउट तो 0 है, क्या ओ के अबाउट भी इस पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क 0 होगा? देखो खुद से सोचो फिर देखो, ये हमारा एक्सिस था, ऐसे मोशन है, अगर ये यहाँ पे पार्टिकल था तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स इधर था, और ये कितना था mv² आर, कैपिटल आर। अगर इसका रेडियस क्या है बेटा, कैपिटल आर है, तो यही होगा। ये क्या है, फोर्स है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये ओ डैश है, ये ओ डैश है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ ओ डैश, तो यानी टार्क अबाउट ओ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क की बात करें तो क्या होगा, mv² आर ओ ओ, यही टार्क होगा। और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, दिस इट इज कांस्टेंट, यानी टॉर्क ऑन द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। अब तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इज इट्स डायरेक्शन आल्सो कांस्टेंट? जो पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अगर तुमसे पूछा गया तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो टॉर्क लग रहा है इस पार्टिकल पे, उसका डायरेक्शन, उसी टॉर्क की वजह से सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क लगा उसका डायरेक्शन पूछा जा रहा है, क्या वो सेम रहेगा? अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, यानी फर्स्ट वेक्टर ए और सेकेंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क डायरेक्शन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है, यानी टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आर, यहाँ पे आर देखो, ये आर वेक्टर हो गया, आर इस डायरेक्शन में हो गया बेटा, और वेलोसिटी एफ किस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया, और जब यहाँ पे था तो आर इस डायरेक्शन में था, आर इस डायरेक्शन में था, और फोर्स का डायरेक्शन किधर था, फोर्स का डायरेक्शन इधर था, ऊपर, इधर नीचे, यानी जो टार्क है, टार्क क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज, टार्क अबाउट डायरेक्शन ऑफ टार्क अबाउट पॉइंट ओ कंटिन्यूअसली चेंज, डायरेक्शन ऑफ टार्क ऑफ पार्टिकल about O continuously
अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पार्टिकल के मोशन का जो वाई कंपोनेंट है, यानी एंगुलर मोमेंटम एलॉन्ग वाई डायरेक्शन, यानी एंगुलर मोमेंटम वाई डायरेक्शन के एलॉन्ग कितना है, एम वी आर। आर जहां पे क्या, आर क्या है, इस सर्किल का क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, अगर सपोज करो ये जो पूरा पार्टिकल क्या कर रहा है, इस एक्सिस पे ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। यहाँ पे एक नोट की बात करें बेटा, एक चीज ध्यान दो, इन जनरल केस ओमेगा एंड एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर ओमेगा बेटा मे नॉट बी सेम सेंस इन ऑल, यानी यहाँ पे देखो वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का सेंस ए है बेटा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ऐसे एंटी क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे कि इन जनरल केस, यहाँ पे लिख लो, इन जनरल केस ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर मोमेंटम not be in same sense always। यानी ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम का सेंस यानी डायरेक्शन एक ही हो, ये हमेशा जरूरी नहीं होता है बेटा। अगर एक चीज ध्यान दो, अगर ऐसे लिखते हैं डी एल बाई डी टी, ये किसके बराबर होता है बेटा, ये डी टाउ के बराबर होता है। डी एल बाई डी टी किसके बराबर होता है, टाउ, यानी टाक के बराबर होता है बेटा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन टार्क के डायरेक्शन के बराबर हो, यानी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और टार्क का डायरेक्शन सेम हो, ये जरूरी नहीं है। टार्क, जो टार्क होता है बेटा, विल बी टार्क will be in direction of small small change in एंगुलर मोमेंटम, यानी डीएल का जो डायरेक्शन होगा बेटा, वो टार्क का जो डायरेक्शन होगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एल एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। ये ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि टार्क और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन एक ही हो, मे बी सेम मे बी डिफरेंट। ठीक है, लेकिन स्मॉल चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा टार्क का ही डायरेक्शन होगा, इस चीज को ध्यान देना है। उसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम का भी जो डायरेक्शन का सेंस है बेटा, मे बी सेम मे बी डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो ए ओमेगा है, ठीक है, ए ओमेगा है, और यहाँ पे अगर ए ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज बेटा, ए अल्फा है, ए लेंथ, ये जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा बेटा,
ए रेडियस एल का सर एल साइन अल किसके बराबर है, आर साइन अल्फा क्या है, आर के बराबर है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखना, अगर ओमेगा है इसका, यहाँ पे यहीं पे देखो ध्यान से, अगर ये ओमेगा है तो एल वाई को कैसे लिख सकते हैं बेटा, एल वाई का जो डायरेक्शन है वो क्या लिख सकते हैं, एम वी, वी को क्या लिख सकते हैं, वी को ओमेगा कैपिटल आर लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक आर है, तो एल वाई यानी एंगुलर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, और इसको क्या लिखते हैं, आई लिख देते हैं, तो यल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। इतनी बातें समझ में आ गई कि यल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा। लेकिन बेटा जो ये सिर्फ क्या है, वाई जो टोटल मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट जो टोटल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम था बेटा, ये सिर्फ क्या देता है, उसका वाई कंपोनेंट देता है। तो इस चीज को यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे बेटा, एल वाई इक्वल टू क्या है, आई ओमेगा, इसको अभी प्रूव किए हैं, तो आई ओमेगा इज नॉट टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट, ये हमेशा आई ओमेगा इज नॉट टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। भाई बेटा ये आई ओमेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं देगा किसी भी पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट, इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल about y axis which is y component of total ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, टोटल एंगुलर मोमेंटम का y कंपोनेंट। ठीक है, आई ओमेगा कभी भी टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं देगा अबाउट ए पॉइंट, इट्स ओनली गिव एंगुलर मोमेंटम का उस किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट को बताएगा जिस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक होमवर्क है, इसको तुम लोग घर से करके आओगे, फिर अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन है बेटा, ए कोनिकल पेंडुलम, एक कोनिकल पेंडुलम ऑफ mass m bob, mass of the bob, mass of the bob is m and length of string is L, is suspended from point
O and angular velocity of bob इज ओमेगा। कोई पेंडुलम है बेटा ऐसे, यहाँ पे है, और ऐसे क्या कर रहा है, इसी एक्सिस में ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे रोटेट कर रहा है, ये मास है पेंडुलम का, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, और ऐसे इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रहा है बेटा, ये क्या है, सेंटर है, यानी इसको ओ डैश मान लेते हैं, और ये ओ है, ठीक है। और इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये पेंडुलम ओमेगा स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देन फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉब, पहला अबाउट पॉइंट ओ, यानी ओ के अबाउट क्या निकालना है, इस बॉब का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। जैसे पहले वाला केस था उसी को पलट दिए। दूसरा अबाउट पॉइंट ओ डैश, ओ डैश पॉइंट के अबाउट भी क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, बोथ आर सेम both are same or different, दोनों सेम है कि डिफरेंट है, ये फाइंड करना है। आल्सो फाइंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम when it complete half revolution। जब ये अपना हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है बेटा, उस समय हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम का चेंज भी फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आधा पार्ट इधर लिखते हैं, या फिर इसी के नीचे लिख लेते हैं आधा पार्ट। इसी के नीचे क्वेश्चन है बेटा, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द टार्क अबाउट पॉइंट ओ and O dash also find the point, उस पॉइंट को भी बताना है about which एंगुलर इज कंजर्व, ठीक है बेटा। ये पूरा क्वेश्चन है, इसको लिख लोगे और नेक्स्ट क्लास में करके आना है, यहीं से डिस्कशन स्टार्ट होगा बेटा।
यहाँ पे क्या है, एक कोनिकल पेंडुलम है जिसके बाव का मास m है, लेंथ l है, और यहाँ पे O और O डैश दिया हुआ है, वो पॉइंट O से सस्पेंडेड है, और इसी पॉइंट के अबाउट क्या है, ऐसे ओमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तब हमें बताना है एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, और ये भी बताना है क्या ये दोनों डिफरेंट है, और ये भी बताना है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन, जब हाफ रिवोल्यूशन फाइंड करता है उस समय भी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना। फिर उसके बाद क्या करना है, ओ और ओ डैश के पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, टाक को कैलकुलेट करना है, और हमें ये बताना है कि उस पॉइंट को भी फाइंड करना है जिस पॉइंट के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या रहे, कंजर्व रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगला पेज ले लेते हैं बेटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी which is in pure rotation about its axis of rotation। यहाँ पे क्या है बेटा, सपोज करो एक ऐसे कोई डिस्क ले लें। अगर कोई डिस्क है बेटा, अगर रिजिड बॉडी कोई डिस्क है और उसको बोला जाए अपने एक्सिस के अबाउट, तो उसके कौन एक्सिस के बारे में बात किया जा रहा है, वह एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यही एक्सिस क्या कहलाती है, इसके अबाउट क्या है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अब क्या करना है, इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, किस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक कोशिश करो तुम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक मान लेते हैं ए एम आई मास है, आई देख के लोग घबरा जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या है, आर आई, यानी आर आई डिस्टेंस पे एम आई मास का एक छोटा सा पार्टिकल है बेटा, और वो क्या कर रहा है, वो भी क्या करेगा, एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा। तो यहाँ पे अगर इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखा जाए, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, एल आई होगा। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जैसे क्या है, एम आई वी आई, ये क्या हो गया, लीनियर, और ये इसका क्या ले लिए, मोमेंटम ले लिए आर आई। ठीक है, यहां से क्या कर सकते हो, अगर ऐसे बहुत सारे पार्ट, और इसका क्या कर लिए बेटा, समेशन कर लिए, और यही क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पे इस चीज को लिखते हैं, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, समेशन एम आई वी आई को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर आई लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा आर आई, और यहाँ पे आर आई एक और है, और एक किसके बराबर हो गया, सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, ये एल हो गया। अब ऐसे बहुत, अब इसको आगे कैसे लिखा जा सकता है, तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यल इक्वल टू हो जाए जितने भी पार्टिकल होंगे सबके एंगुलर मोमेंटम का सम। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम वन आर वन का स्क्वायर ओमेगा प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर ओमेगा डॉट 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 एम एन, अगर बहुत सारे पार्टिकल है, एन पार्टिकल है,
आर एन का स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यल इक्वल टू, यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट इस एक्सिस की बात करो, एक्सिस एक्सिस कितना हो जाएगा, एम आर वन इस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे एम टू आर टू स्क्वायर डॉट 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 ओमेगा। और यही क्या होता है बेटा, इस पूरे पार्टिकल में सारे पार्टिकल का जब सम करेंगे तो यही क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। और आई उसी एक्सिस के अबाउट होगा, यानी जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी एक्सिस के अबाउट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, अब किसी भी अगर रिजिड बॉडी है बेटा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, यानी उस जिस बॉडी एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो एक सिंगल, एक ही बार में, चाहे इसमें जितने भी इनफाइनाइट पार्टिकल हैं, फिर भी एक ही बार में पूरे पूरे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखा जा सकता है। तो यहां पर लिख देंगे यल एक्सिस इक्वल टू आई ओमेगा, यानी आई एक्सिस ओमेगा इज तो इट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी I omega is the angular momentum of rigid body which is in pure rotation about an axis। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई। और जहां पे आई क्या है बेटा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एक रिजिड रॉड है बेटा, m मास का, और इसका l लेंथ है, और एक m मास का पार्टिकल है, और ऐसे इस पार्टिकल यहाँ इस पॉइंट के अबाउट, यही क्या है, हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम about axis of rotation which is passes through hinge point। कैलकुलेट करो बेटा। और ये क्या कर रहा है, ओमेगा स्पीड से रोटेट भी कर रहा है। अगर इसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है तो पूरे सिस्टम का क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम। करो, कर लिए होगे, सिस्टम पहुंच करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। ठीक, तो अब बेटा अगर इस पूरे सिस्टम का हमें क्या पता हो, इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो आई से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या लिख देंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो यानी एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जा सकता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम यल इक्वल टू आई ओमेगा लिख सकते हैं। यहाँ पे आई ऑफ द सिस्टम क्या होगा,
पहले इस रॉड का निकालेंगे, तो रॉड का क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा, यही क्या हो जाएगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। ठीक, यहाँ पे अगर बॉडी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है तो कोई जरूरत, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला पेज ही ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मासलेस रिजिड रॉड है बेटा, मासलेस रिजिड रॉड है जिसके दोनों एंड पे मास है, एक पे m है, ए 2m। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। रॉड इज रिजिड एंड मासलेस। रॉड कैसा है बेटा, रिजिड और मासलेस है। देन फाइंड मासलेस, रुको क्वेश्चन थोड़ा सा, बेटा रॉड रिजिड लेस है और ये दो मास यहाँ पे लगा हुआ है, एंड इट्स रोटेट with angular velocity omega about an axis which is perpendicular to its length passes through a point such that angular momentum about that axis minimum कर रहा है। कोई एक पॉइंट है जहां से एक्सिस पास कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, और वो पॉइंट ऐसा है कि उसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ठीक, और आगे भी एक क्वेश्चन है उसी का दूसरा पार्ट, इज इट काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो
मिनिमम अबाउट दैट एक्सिस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? ये रॉड था बेटा, और ये क्या कर रहा है, अपने परपेंडिकुलर जो उसके लेंथ के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है जिसके अबाउट ये क्या है, रोटेट करने के लिए फ्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये यहां से पॉइंट यक्स बताओ, ये पॉइंट ए यहां से यक्स बताओ, जहां ये पॉइंट का पोजीशन बताओ जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का, अगर ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, एंगुलर मोमेंटम क्या हो, मिनिमम हो। तो पॉइंट बताना है प्लस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और पूछा जा रहा है कि इच काइनेटिक एनर्जी इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो मिनिमम अबाउट दैट एक्सिस। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी पूछी जा रही है। ठीक, तो बेटा यहां पे देखेंगे, अगर एंगुलर मोमेंटम की बात किया जाए, यल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ओमेगा तो दोनों का सेम ही है, ओमेगा सेम है, जिस पॉइंट से आई, जिस पॉइंट के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट आई मिनिमम होगा, वही एक्सिस पे क्या होगा, आई जिसके अबाउट क्या होगा, मिनिमम होगा, उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिनिमम होगा। तो अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं बेटा, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करता है, सारे पैरेलल एक्सिस में उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सबसे कम होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग सीखे हैं, अगर यहाँ पे बहुत सारे एक्सिस होते बेटा, यहाँ पे बहुत सारे एक्सिस होते, तो वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसमें पहले क्या करेंगे, इस पूरे बॉडी का पूरे सिस्टम का क्या निकाल लें, सेंटर ऑफ मास निकाल लें। तो अगर ये क्या है, लेंथ यल है बेटा, तो यहाँ पे यक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस m 2m मल्टीप्लाई बाई l डिवाइड बाई 3m। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2/3 l यक्स सेंटर। अगर इसी पॉइंट को 0 ले लिया गया बेटा, तो यहां से कितनी दूरी पे, जो एक्सिस 2l/3 से पास करेगा, उसके अबाउट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंट मिनिमम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। तो आई मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, तो आई मिनिमम कितना आ जाएगा, आई मिनिमम, उस सिस्टम का आई मिनिमम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, सारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देखेंगे तो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाई 2l/3 का स्क्वायर प्लस 2m मल्टीप्लाई बाई l/3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा,
एम 4l² / 9 प्लस 2ml² / 9, ये क्या हो जाएगा 6ml² / 9, यहाँ से 2/3ml²। आई सिस्टम कितना आ गया मिनिमम, तो आराम से क्या लिख देंगे, आई हमें जब पता चल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मिनिमम एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, आई ओमेगा 2/3ml²। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई 2/3ml²। यहाँ से 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी 1/3ml²। क्वेश्चन समझ में आया, हो गया बेटा। तो यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा कंसेप्ट एक नया है। जैसे हम लोग एफ लिखते हैं बेटा, एफ नेट लिखते हैं तो एक किसके बराबर होता है बेटा, dp/ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हो जाता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं dp इक्वल टू एफ नेट dt। ठीक, अगर इसको इंटीग्रेट कर दे बेटा, इसको क्या करें, p इनिशियल टू p फाइनल, अब इसको 0 to t अगर इंटीग्रेट करते हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0 to t में ये क्या हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, f नेट dt 0 to t। तो बेटा ये जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या कहलाता है बेटा, लीनियर इम्पल्स। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज नोन एज लीनियर इम्पल्स। चेंज इन लीनियर मोमेंटम is known as linear impulse। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज नोन एज लीनियर इम्पल्स। उसी प्रकार बेटा जो टॉर्क नेट होता है, जो टॉर्क नेट होता है बेटा इक्वल टू क्या होता है, डी एंगुलर मोमेंटम के चेंज का जो रेट होता है वही क्या किसके बराबर होता है बेटा, टॉर्क नेट टॉर्क। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एल इक्वल टू टॉर्क नेट dt। इसको भी इंटीग्रेट कर दे, कहां से कहां बेटा, L इनिशियल टू L फाइनल 0 to t, और ये क्या हो जाएगा L फाइनल माइनस L इनिशियल। एंगुलर मोमेंटम फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे और एक किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 to t F नेट dt। या फिर ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा L इक्वल टू 0 to t टाउ नेट dt।
जैसे डिफरेंस इन लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता था बेटा, लीनियर इम्पल्स कहलाता है, उसी तरह डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंस होगा यानी डेल्टा एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाएगा बेटा, एंगुलर इम्पल्स कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख दें चेंज इन या डिफरेंस इन, यहाँ क्या लिखा है, चेंज इन एंगुलर momentum is known as angular जैसे चेंज इन लीनियर मोमेंटम लीनियर इम्पल्स होता है, उसी तरह चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर इम्पल्स। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल about an axis is given by L equal to 2I cap plus T square J cap kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये बेटा क्या दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस गिवन बाय इतना। ठीक है, फाइंड, क्या फाइंड करना बेटा, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल about an point बेटा। टॉर्क एक्टिंग, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t when टॉर्क make एंगल 45 डिग्री विद ठीक, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। का एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल गिवन इतना है, करा कि टार्क बताओ उस समय पे जब टार्क क्या कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम से 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यल दिया हुआ है बेटा, यल कितना है, 2I कैप प्लस T स्क्वायर J कैप kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहां से टॉर्क निकाल सकते हैं बेटा, dL/dt क्या आ जाएगा टॉर्क, और एक किसके बराबर है, तो ये वाला 0 हो जाएगा, प्लस 2T J कैप। टॉर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर। अब कह रहा है कि जब ए टॉर्क क्या करे, 45 एंगल फॉर्म करे, तो एंगल की बात आए तो कास थीटा यानी 45 इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यल डॉट टी, एल डॉट टी क्या हो जाएगा टॉर्क, और इसमें डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2T क्यू
ये क्या हो गया 2t³ माड, इसका माड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर जोड़ देंगे और इसका माड 2t, यहाँ से 2t से 1 कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा। cos 45 1/√2 इक्वल टू टी स्क्वायर √4 प्लस टी पे 4, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे बेटा तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी पे पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस टी पे पावर 4। इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा 4t के पावर 4 इक्वल टू 2t के पावर 4, एक 4 यहाँ पे भी है, और ये इस साइड जाएगा बेटा ये 2 ये क्या हो गया 4, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक ही टी के पावर 4 है बेटा, तो इस बार जाएगा तो टी के पावर 4 इक्वल टू 4, यानी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड पे क्या हमें टॉर्क फाइंड करना है बेटा, तो टॉर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, टॉर्क आया है कितना है 2t/J न्यूटन मीटर, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2 की वैल्यू रख दोगे तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2J न्यूटन मीटर। इतनी बात समझ में आई तो थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे 1-2, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।